हाँ, सुनो स्टार्ट। ये मोबाइल को हाथ में मत रखिए, ऐसे काट दीजिए, ठीक है ना? ठीक। मैं अभी अशोक जी के बारे में, मेरा जो पुराना संबंध रहा है उनके साथ, उसके बारे में और कुछ उनके बारे में भी बताऊंगा। मेरे ख्याल से मैं अशोक जी को करीब समझ लीजिए कि 60 के दशक के अंत में या तो 70 के दशक में उनके साथ मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मगर मुझे उनसे कुछ, उनके साथ कुछ, क्या तो या तो पत्राचार हुआ या उन्होंने मुझे कुछ कविताओं के संग्रह भेजे। ये कविताओं के संग्रह देकर मुझे बहुत, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। छोटे छोटे संग्रह थे कविताओं के। तो फिर हमारा पत्राचार शुरू हुआ और वो पत्राचार चलता रहा। उस वक़्त मेरे ख़्याल से वो मध्य प्रदेश में सीधी नाम का शहर है, वहाँ पर कलेक्टर थे। उसके बाद वो भोपाल आए और भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद से जुड़े। उस वक़्त भी मेरा उनके साथ काफ़ी संबंध रहा। वो मुझे लिखते रहते थे, फिर कभी बुलाया भी तो मैं कई बार गया और उनके साथ जो संबंध बढ़ा से पता चला कि जो पूर्वग्रह नाम की पत्रिका है उससे भी वो जुड़े हुए थे। तो पूर्वग्रह तो मैं पढ़ता था और मैंने पूर्वग्रह के अंदर कुछ छोटी सी अपनी टिप्पणियाँ भेजी, या एक बार तो उन्होंने कुछ कुमार गंधर्व पर विशेषांक किया था, तब थोड़ा सा लिखा भी। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद के जो कार्यक्रम होते थे उसमें वो कलाकारों को कुछ, क्या समझे, पुरस्कार देते थे या ऐसे कार्यक्रम भी करते थे। उन कार्यक्रमों के साथ भी मैं जुड़ा था। एक कार्यक्रम था मेरे ख्याल से अमृता शेरगिल फेलोशिप का, जिसमें कलाकारों को वो कुछ अनुदान देते थे, मतलब साल भर के लिए या तो 2 साल के लिए। पहली बार जब मैं वहाँ पर उस सभा में गया, मीटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें ये कलाकार आपको कोई अर्ज या कोई रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन भेजते हैं? तो बोला नहीं, हम कलाकार को चुन लेते हैं। तो मैंने बोला कलाकार को क्या करना होता है? कुछ वो कार्यक्रम देते हैं? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, कलाकारों को सिर्फ अपना काम करते रहना है। हम उनको अगर ये राशि देते हैं तो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मतलब कि राज्य सरकार भी उन कलाकारों को चुनती है क्योंकि उन्होंने इन कलाकारों का काम की, इन कलाकारों के काम की सराहना की है। और इसलिए ये सरकार के लिए भी एक खुशी की बात है कि वो एक कलाकार को अपना काम करने के लिए थोड़ा बहुत जुटा रहा है। इस बात से मुझे बहुत तसल्ली हुई और सचमुच तो बड़ा मैं प्रभावित हुआ कि देखिए, और जगहों पर तो लोग एप्लीकेशंस मंगवाते हैं और क्या क्या सवाल पूछते हैं, और यहाँ पर तो ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जैसे कि कलाकारों को बिना कुछ पूछे उनको, उनकी कला को, मतलब कि उनका कार्य, जो कला का जो
जो प्रैक्टिस करते हैं वो जारी रखने के लिए ये उनको ये दिया जाता है। मेरा सबसे बड़ा संबंध उस वक़्त बना जब मध्य प्रदेश में भारत भवन की कल्पना साकार करने की बात हुई। जब वो बन रहा था तब भी मैं गया था। मुझे याद है कि चार्ल्स कोरिया भी थे वहाँ पर, जिन्होंने मध्य प्रदेश की डिज़ाइन बनाई थी। और एक अचंभा मुझे उस वक़्त हुआ, जो हमारे देश की समझ लीजिए कि एक किस्म की बलिहारी है, कि चार्ल्स कोरिया ने बम्बई में एक बड़ा बहुत मंजिला ऐसा एक मकान जो नेपियन सी रोड के कोने पर है बनाया था। वो बड़ा एक समझ लीजिए कि बड़ा शानदार एक लग्जूरियस ऐसा अपार्टमेंट वाला एक मकान था, जिसमें एक अपार्टमेंट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया थी। और यहाँ पर पता चला कि मध्य प्रदेश में जो ये मकान भारत भवन का बन रहा है, उसमें भी जो राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है उस वक़्त जितना इस्तेमाल हो रहा था मुझे पता चला, और उन्होंने बताया भी कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर थोड़ा सा। तो समझ लीजिए कि हमारे देश में एक जगह पर एक लग्जूरियस अपार्टमेंट के लिए जितना पैसा खर्च होता है, उतना एक बड़ा एक क्या समझ लीजिए कला का एक उत्तम स्थल बनाने के लिए भी करीब उतना ही होता है या थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन और बात निकली जब वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने जब ये कलाकारों को, मतलब देश के जो शीर्षस्थ कलाकार हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया, और उसकी चयन समिति में भी मुझे बुलाया गया था। उस वक़्त स्वामीनाथन भी थे और मिसिस पुपुल जयकर भी थी और लोग भी थे। हम लोग साथ बैठे और काफ़ी बहस हुई। उसमें कई नाम ऐसे आए जिसमें लोगों ने बताया कि अभी इनको चुना जाए, अभी उनको चुना जाए। मेरा आग्रह था कि उसमें एक जो बड़े कलाकार है के.जी. सुब्रमण्यन, जिनको हम मणि साहब के नाम से पुकारते थे, उनको चुना जाए। बड़ी बहस हुई। कई लोगों का आग्रह था कि पहली बार ये कालिदास सम्मान दिया जा रहा है और उसमें संगीत में भी किसी को चुन रहे हैं, तो इसमें भी कोई ऐसे कलाकार को चुना जाए जिसको ये सम्मान दिया जा सके। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आखिर में हमारी बहस के बाद के.जी. सुब्रमण्यन का नाम जो रखा गया था उनको चुना गया। अब के.जी. सुब्रमण्यन तो मेरे गुरु रह चुके हैं, तो उनका ये कार्यक्रम था कि जिनको चुना जाए उनकी एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाए। तो वहाँ पर वो बड़ी प्रदर्शनी कैसे लगाएं, मैंने कई विद्यार्थियों को और अपने मित्रों को सूचित किया कि ये काम करना है। तो उनके काम लाने के लिए भी तो बड़ी दिक्कत थी। कुछ काम तो कच्ची मतलब मिट्टी में बने हुए थे, टेराकोटा कहते हैं ना, पकी हुई मिट्टी में। मुझे याद है कि मंजीत बावा एक काम दिल्ली से लेकर आए, दूसरे काम लेने के लिए लक्ष्मा गौड़ कलकत्ते तक गए, नीलिमा और मृणालिनी मुखर्जी दोनों ने भी इसी में हाथ बटाया। लेकिन हम जब सब काम लाकर वहाँ पर पहुँचे भोपाल, तो भारत भवन का मकान तो अभी बन रहा था और वो मकान की जो दीवारें थी अभी भी गीली थी। तो मुझे याद है कि वहाँ पर हम लोगों ने हीटर लगाए, मतलब गर्मी के लिए वो जो गीली दीवारें थी उनको सूखी करने के लिए ये सब कुछ हुआ। और मुझे याद है कि अशोक जी ये सब देखते रहे। उन्होंने कोई भी किसी भी जगह पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ये मत करो। ये सब हो गया
प्रदर्शन तो हुआ ही सुब्रमण्यन का, मगर भारत भवन में भी जिनका काम लिया गया था उन सब का काम भी वहाँ दिखाया गया। इंदिरा गांधी उद्घाटन के लिए आई थी और जब वो सब कुछ संपन्न हुआ तो मैं देख के दंग रह गया कि ये तो कमाल की जगह है। मैंने बोला ये कैसे आपने, तो उन्होंने बोला कि मेरी कल्पना ऐसी है कि ऐसे भारत भवन सारे देश में हो। और फिर मैंने देखा कि उस भारत भवन में एक तो भारत के कलाकारों का काम है उसमें, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के कलाकारों का काम भी है। ये भी कम हो जैसे उसमें मध्य प्रदेश के आदिवासी कलाकारों का काम भी साथ में लगाया गया था। ऐसा तो भारत में पहले कभी हुआ नहीं था। और फिर पता चला कि वहाँ पर तो कविता का भी एक अलग विभाग बनाया गया है, संगीत का एक अलग विभाग बनाया गया है। और समझ लीजिए कि हमारी जो संस्कार की जो एक तो परंपरा है, या तो जो हमारे संस्कार के जो अलग अलग रूप है उनको कहीं न कहीं भारत भवन से जोड़ दिया गया था। उसमें आर्काइव भी थी, जैसे कि अगर कलाकार वहाँ संगीत का कार्यक्रम देने आते हैं तो उनका पूरा रिकॉर्डिंग किया जाता था। उसके बाद ये भी हुआ कि कविता में भी कवियों को बुलाया जाता था और उनकी कविताओं का जो पाठ होता था उसका भी रिकॉर्डिंग होता था। एक बार मुझे भी बुलाया गया, मैंने अपनी गुजराती कविताएं पढ़ी और शायद उसके हिंदी अनुवाद भी, और मैंने देखा कि बड़े मतलब बहुत सही तरीके से, समझ लीजिए कि वो गजब की बात थी कि एक ही जगह पर यह सब कुछ हो रहा था। लेकिन हम देखते रहे कि अशोक जी एक तरह से उन सभी कार्यक्रमों के पीछे थे, लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो पता लगता नहीं था कि वो है। मतलब कि वो पीछे रहते थे मगर कई बार गायब रहते थे, कई बार हाजिर भी होते थे, कार्यक्रमों में तो हमेशा हाजिर होते थे। और जब चार्ल्स कोरिया से बात हुई तो चार्ल्स कोरिया ने बताया कि मुझे ये जब इसका भारत भवन के बारे में बताया गया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर इतनी सारी झीलें हैं भोपाल में, और वो जो ज़मीन है ऊंची और नीची है, तो वहाँ पर इस तरह का ये क्या बने भारत भवन बनाया जाए कि जो एक तरह से दिखता भी है और दूसरी तरह से दिखता नहीं। मैंने बोला वो कैसे? तो कहे कि वो जैसे कि पहाड़ी के नीचे जा रहा है, तो आप जब तक वहाँ पहुँचो नहीं तब तक देख भी नहीं पाए कि यहाँ पर कोई मकान या कोई बड़ी इमारत है। इसलिए वो कुछ जैसे कि नो बिल्डिंग जैसा था, मगर बिल्डिंग के अंदर आप जा सकते हैं। कई कमरे थे, कई विभाग थे और सभी विभागों में कुछ न कुछ होता रहता था। एक अद्भुत ऐसी एक संस्था जो अस्तित्व में आई, मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को भी है वो अशोक वाजपेयी को, क्योंकि कल्पना से लेकर उसको पूरा साकार करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि ये भी कहा जाएगा कि उसमें उस समय के जो मुख्य प्रधान थे अर्जुन सिंह, उनका भी काफ़ी बड़ा हिस्सा था। लेकिन इसमें जो ये संस्था बनाने का जो काम था वो अशोक जी ने किया था, और अशोक जी किसी न किसी तरह से स्वामीनाथन को भी बुला के उसमें कला का जो संग्रह करना था उसके लिए
भोपाल ले आए और स्वामी फिर भोपाल में रहने लगे। मुझे ये भी मालूम है कि जब मुझे वहाँ पर बुलाया गया तो कहा कि हम ऐसी एक समिति बनाते हैं जो सिर्फ कलाकारों की समिति हो। मतलब ये जो समिति होगी वो चयन समिति होगी जो भारत भवन के लिए चित्र और शिल्प वगैरह खरीदेगी। तो मैंने बोला वो कैसे करेंगे? तो बोला इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ करना है, आपको जो अच्छा लगे कि आजकल भारत की कला में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर अगर आपको कुछ अच्छा चित्र दिखाई दे तो आप दूसरे ये चयन समिति के सदस्य से बात करें और दोनों मिलकर अगर आप ये प्रस्ताव रखें कि ये चित्र को लिया जाए तो हम ले लेंगे। और समझिए कि जिसमें अकबर पदमसी है या दूसरे कलाकार हैं, हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहे और हमने ऐसा बहुत कुछ चुना साथ में मिलकर, कईयों ने, सिर्फ मैंने नहीं। और जो चुना उसका जो संग्रह बना वो एक अनूठा सा संग्रह बन गया है। दुख की बात यह है कि भारत भवन में अब वो संग्रह बनाने की बात नहीं रही। लेकिन ये भी बता दूं कि अशोक जी ने वहाँ पर विश्व कविता का सम्मेलन भी बनाया, मतलब लगाया ऐसा सम्मेलन जहाँ पर विश्व के जो बड़े दिग्गज ऐसे कवि थे उन कवियों को भी बुलाया गया और उनकी कविताओं के जो पाठ हुए उसका भी वहाँ पर रिकॉर्डिंग किया गया और कई ऐसे कार्यक्रम हुए और कई कलाकारों को उसके साथ जोड़ा गया। हबीब तनवीर को जुटाया गया और कई कवियों को जुटाया गया। और ये जो स्वामीनाथन ने वो मध्य प्रदेश के अंतराल में, समझ लीजिए कि गांव-गांव में घूमकर आदिवासी इलाकों से जो आदिवासी कला का समुच्चय किया, वो सब कुछ वहाँ ला के दिखाया गया कि मतलब जैसे कि हम शहरी कलाकार आदिवासी कलाकारों के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये कल्पना, ऐसी कल्पना करने वाला आदमी कौन था? अगर वो स्वामीनाथन से मिलकर भी किया हो तो भी उसमें अशोक वाजपेयी का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। भारत भवन होने के बाद मुझे ये भी पता चला भारत भवन की जो प्रवृत्तियां हो रही थी उसमें कई किस्म की पत्रिकाएं निकली। इतनी सारी पत्रिकाएं आप सोच नहीं सकते। एक पत्रिका थी जो सिर्फ सिनेमा के बारे में थी, नई सिनेमा के बारे में या सिनेमा के लिए। एक कविता की पत्रिका तो थी ही, ऐसे मध्य प्रदेश कला परिषद से भी साक्षात्कार नाम की पत्रिका निकल रही थी। पूर्वग्रह नाम की जो पत्रिका है वो भी चल रही थी। उसके अलावा भी काफ़ी पत्रिकाएं निकाली गई और कुछ पत्रिकाओं में मैं भी कुछ लिखता रहा। उन्होंने चुन चुन के संपादकों को कहीं न कहीं से लाकर बिठाया था, जो वो सब बड़े सक्षम लोग थे जिन लोगों ने साथ मिलकर इतनी बड़ी गजब किस्म की पत्रिकाएं चलाई। अब जैसे कि ये समझ लीजिए कि ये भारत भवन का दौर समाप्त हुआ और वो भोपाल छोड़कर फिर दिल्ली में आ बसे। दिल्ली में भी उन्होंने कई सारी प्रवृत्तियां की है, लेकिन एक जो प्रवृत्ति है जिसके साथ आज भी वो जुटे हुए हैं वो है S.H. रज़ा, सैयद हैदर रज़ा, जो एक बड़े शीर्षस्थ कलाकार थे। उनके नाम का बना एक फाउंडेशन, संस्थान, रज़ा फाउंडेशन जिसको कहा जाता है। वो रज़ा फाउंडेशन के अंतर्गत कई किस्म की प्रवृत्तियां होती है, जैसे कि व्याख्यान होते हैं, जैसे कि कविता पाठ होता है, जैसे कि एक जो कार्यक्रम हुआ था मुझे याद है कि वो एशियाई कविताओं का
सम्मेलन हुआ, कवियों का सम्मेलन हुआ था और वहाँ मैं भी हाजिर था। मैंने सुना, मुझे लगा कि ऐसा काम तो कोई नहीं कर रहा, हमारे देश में किसी ने ये काम किया नहीं, इस तरह का नहीं किया। हमारे यहाँ कई किस्म की अकादमियाँ हैं, उन्होंने जो काम किए छोटे बड़े ठीक है, लेकिन इस तरह का काम जारी रखने वाले और लगातार रखने वाले अगर कोई हो तो ये अशोक वाजपेयी है। फिर उन्होंने वहाँ से कई प्रकाशनों की, मतलब जैसे कि किताबों के प्रकाशन की भी कल्पना की और राजकमल प्रकाशन से मिलकर कई किताबें निकाली। उन किताबों में कई किताबें हैं जो अनुवाद भी है, कुछ है जो बिल्कुल नई है, मौलिक किताबें हैं, कविताएं हैं, मतलब जिसमें बहस है, जिसमें चर्चा है, जिसमें दर्शन की, मतलब के फिलॉसफी की भी किताबें हैं। कई किस्म की किताबें निकली है और आज भी वो किताबें निकलती रहती हैं। कुछ कार्यक्रमों में मैं भी शामिल हुआ। एक गांधी जी के बारे में कार्यक्रम था जिसमें हम 3 कलाकार, अतुल डोडिया बम्बई के और यश कोमू जो कोचीन केरल के हैं, हम तीनों ने अपना काम दिखाया था। और यह भी हुआ, एक बार हम साथ में पुणे भी गए थे जहाँ पर भी एक बड़ा गांधी कार्यक्रम हुआ था, जिस वक्त मेरे ख्याल से बहुत जो PEN कहते हैं ना, जो बड़ी विश्व संस्था है साहित्य के बारे में, वो PEN का सम्मेलन हुआ था। उस वक्त गांधी के बारे में भी कार्यक्रम हुआ था। तो अगर कुछ शब्दों में मुझे अगर ये कहना है कि ये कौन सी व्यक्ति है, एक ऐसी व्यक्ति है जो खुद बड़ा क्रिएटिव ऐसा इंसान है, जो खुद कविता लिखता है, खुद लेख भी, मतलब अनेक विषयों पर लिखता है। और मुझे पता भी है कि जनसत्ता में वो हमेशा अपनी एक कॉलम लिखते रहे हैं, आज भी लिखते हैं। वो ऐसा आदमी है कि जिसने संस्थाएं बनाई है, हम जिसे अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन बिल्डर कहते हैं वैसे हैं। एक ऐसा आदमी है जो औरों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है, मतलब लोगों को मिलाता है, लोगों को जैसे मिलने की कुछ सुविधा बनाता है, ऐसा एक फोरम बनाता है, ऐसी एक जगह बनाती है जहाँ सब लोग साथ मिलकर आएं और एक दूसरे के साथ बात कर सकें, अपनी कलाओं के बारे में, अपनी कविताओं के बारे में, अपने संगीत या अपने नृत्य के बारे में। किसी भी कला का नाम ले लो, तो जैसे कि जितनी अकादमियाँ जो काम कर रही है, उतना काम यहाँ पर ये रज़ा फाउंडेशन कर रहा है। और उसके पीछे एक बाहर जो उभरता नहीं है ऐसा आदमी, मगर जो उसके पीछे खड़ा है, मगर गायब नहीं है, लेकिन अपना नाम बाहर जाहिर करने से वो थोड़ा सा दूर रहता है, मगर ये पूरी प्रवृत्ति को बनाए रखता है। और यहाँ तक कि उन्होंने जब रज़ा साहब का पूरा जो उनको रज़ा साहब का जब निधन हो गया, तो वो अपने वसीयतनामे में लिख के गए थे कि ये सब रज़ा फाउंडेशन को जाए। तो रज़ा फाउंडेशन ने रज़ा साहब का जो पुराना घर था मंडला में, वो मंडला में भी जाकर कार्यक्रम बनाए। तो मतलब कि सिर्फ भोपाल नहीं, दिल्ली नहीं, मंडला में भी कार्यक्रम बनाए और अभी भी ये कार्यक्रम बनते रहते हैं। तो ऐसी एक व्यक्ति को 80 साल पूरे होने पर मेरा क्या कहिए, सलाम, नमस्कार। Anyway, blah blah blah. I hope he has got it. You will be उसको able पूछना to पड़ेगा choose ना। if you want to save or delete it. नो, ठीक है, एंड सेव करने का सेव करने का तो होगा ही ना। Shall I ask him?